हेलो दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की जो एमसीक्यू क्लास हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच संबंध। ठीक है, तो आज हम जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच संबंध से जितने भी संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सब कवर करेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय चेंजेस इन की जो आर्थिक वृद्धि है उसको निम्नलिखित परिवर्तनों से मापा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, बर्थ रेट जन्म दर या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा। तो अगर किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को मापना होता है तो उसके लिए जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो कितना परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार मापा जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इज मेजर्ड बाय चेंजेस इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है उसका आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट यूजुअली एक्सिलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यह आमतौर पर आर्थिक विकास को गति देता है। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट ऑफन स्लोस डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, यह अक्सर आर्थिक विकास को धीमा कर देता है। या इट लीड्स टू ए बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे संतुलित आर्थिक विकास होता है। तो जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है उसका अगर आर्थिक विकास पर प्रभाव देखें तो जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है यह अक्सर आर्थिक विकास को धीमा कर देता है। इट ऑफन स्लोस डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है which stage of demographic transition is generally associated with high population growth and low economic development। तो जो जनसंख्या संक्रमण है इसका कौन सा चरण आमतौर पर उच्च जनसंख्या वृद्धि और निम्न आर्थिक विकास से जुड़ा होता है। चरण एक, चरण दो, चरण तीन या फिर स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। तो जो जनसंख्या संक्रमण का जो चरण दो या स्टेज टू होता है वह उच्च जनसंख्या वृद्धि और निम्न आर्थिक विकास से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ कैन ए लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कामकाजी उम्र है उसकी बढ़ती आबादी आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकती है। इट डिक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, इससे उत्पादकता घट जाती है। इट एक्सिलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यह आर्थिक विकास को गति देता है। इट लीड्स टू ए डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इससे बेरोजगारी दर में कमी आती है। या इट इंक्रीजेज इन्फ्लेशन रेट्स। तो कामकाजी उम्र की जो बढ़ती आबादी है लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन है उससे जो आर्थिक विकास है उसमें गति मिलती है। इट एक्सिलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि जब काम करने वाले लोगों की जो कुल जनसंख्या है उसमें बुजुर्गों और बच्चों की संख्या कम होगी और जो काम करने वाले लोगों की जो संख्या है वह ज्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन संभव हो पाएगा और जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू। जो जनसांख्यिकीय लाभांश है इसकी अवधारणा का तात्पर्य है एन एजिंग पॉपुलेशन, वृद्ध होती जनसंख्या, ए श्रिंकिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, कामकाजी उम्र की घटती आबादी, ए ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी, या फिर एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जो संतुलित जनसंख्या संरचना है वो। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधारणा है इससे तात्पर्य है कि जो कामकाजी उम्र है उसकी जो आबादी है वह बढ़ रही है, एक ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन। क्योंकि अगर हमारे हमारे पास जो बुजुर्गों और बच्चों की संख्या कम होगी जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में, और कामकाज करने वाले जो संख्या है उनकी जो कामकाज करने वाले जो व्यक्ति या लोग हैं उनकी संख्या अगर अधिक होगी तो वह हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए लाभांश के तौर पर कार्य करेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इम्पैक्ट डज ए हाई डिपेंडेंसी रेशियो हैव ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। की जो उच्च निर्भरता अनुपात है उसका आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट एक्सिलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यह आर्थिक विकास को गति देता है। इट लीड्स टू इंक्रीज्ड सेविंग्स, इससे बचत बढ़ती है। इट कैन हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू हायर डिपेंडेंसी, यह अधिक निर्भरता के कारण आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर उच्च निर्भरता अनुपात है, अगर जो कुल जनसंख्या है उसमें जो बुजुर्गों और बच्चों की संख्या जो दूसरों के उत्पादन पर निर्भर रहते हैं अगर उनकी संख्या ज्यादा है और जो कामकाज करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है तो यह अधिक निर्भरता के कारण आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
इट कैन हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू हायर डिपेंडेंसी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन। जो जनसंख्या वृद्धि है यह मानव पूंजी और शिक्षा में निवेश को कैसे प्रभावित करती है। इट एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, यह शिक्षा में निवेश को प्रोत्साहित करता है। इट डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, यह मानव पूंजी में निवेश को हतोत्साहित करता है। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इसका शिक्षा में निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या इट लीड्स टू डिक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, इससे शिक्षा में सरकारी खर्च में कमी आती है। तो अगर जनसंख्या वृद्धि में मानव पूंजी और शिक्षा में निवेश को, अगर निवेश के प्रभाव को देखें तो जो जनसंख्या वृद्धि है यह मानव पूंजी और शिक्षा में निवेश है उसको प्रोत्साहित करती है। इट एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द लुईस टर्निंग पॉइंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो आर्थिक विकास में लुईस टर्निंग पॉइंट है इसकी क्या विशेषता है। ए शिफ्ट फ्रॉम अर्बन टू रूरल डेवलपमेंट, की जो शहरी है उससे ग्रामीण विकास की ओर बदलाव। ए डिक्लाइन इन रूरल अर्बन माइग्रेशन, जो शहरी से ग्रामीण, जो ग्रामीण से शहरी प्रवसन है उसमें गिरावट। एक्सेसिव रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ, अत्यधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि। या रैपिड अर्बनाइजेशन, तीव्र शहरीकरण। तो जो लुईस टर्निंग पॉइंट है इसकी विशेषता है तीव्र शहरीकरण, तीव्र शहरीकरण या रैपिड अर्बनाइजेशन। ठीक है, जो लुईस टर्निंग पॉइंट की विशेषता है तीव्र शहरीकरण। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट पर कैपिटा इनकम। तो जनसंख्या वृद्धि है यह प्रति व्यक्ति आय को कैसे प्रभावित कर सकती है। इट लीड्स टू हायर पर कैपिटा इनकम, इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इट एक्सेलरेट्स इन्फ्लेशन रेट्स, यह मुद्रास्फीति दर को तेज करता है। इट कैन लीड टू लोअर पर कैपिटा इनकम, इससे प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है। या इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन पर कैपिटा इनकम, इसका प्रति व्यक्ति आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो जनसंख्या वृद्धि है अगर इसका प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव देखें तो इससे जो, अगर जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हो रही है और जो राष्ट्रीय आय में उतनी तेज गति से वृद्धि नहीं हो रही है तो इससे प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है। इट कैन लीड टू लोअर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, which sector is likely to be affected by overpopulation in terms of employment opportunities। कि जो रोजगार के अवसर है उसके संदर्भ में जो अत्यधिक जनसंख्या से किस क्षेत्र के प्रभावित होने की संभावना है। एग्रीकल्चर, कृषि, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, फाइनेंस, वित्त या एक्सपोर्ट निर्यात। तो अगर रोजगार के अवसर हैं उसके संदर्भ में अत्यधिक जनसंख्या से अगर किसी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है तो वह होता है कृषि, क्योंकि जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका लगभग 50% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और जो कृषि है उसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है क्योंकि कृषि में जितनी लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग कार्य करते हैं। तो जिससे अगर जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वह कृषि के प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इनइक्वलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। की जो आय असमानता और जनसंख्या वृद्धि है उसके बीच क्या संबंध है। पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीजेज इनकम इनइक्वलिटी, जो जनसंख्या वृद्धि है उससे आय असमानता कम हो जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेज इनकम इनइक्वलिटी, जनसंख्या वृद्धि से आय असमानता बढ़ती है। इनकम इनइक्वलिटी हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, आय असमानता का जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अगर आय असमानता और जनसंख्या वृद्धि के बीच हम संबंध देखें तो जो जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे होती है तो जनसंख्या वृद्धि से आय असमानता बढ़ती है। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेज इनकम इनइक्वलिटी, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने देश हैं जिनमें जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई है, जनसंख्या अधिक है, उसमें आय की असमानता अधिक पाई जाती है। और जो छोटे देश हैं उनमें संसाधनों का समान वितरण पाया जाता है कि उनमें आय समानता अधिक पाई जाती है। तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि में तेजी आती है आय असमानता बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ओवर पॉपुलेशन अफेक्ट अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। की जो अधिक जनसंख्या है वह शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को कैसे प्रभावित करती है। तो जो अधिक जनसंख्या है वह शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को कैसे प्रभावित करती है। इसके ऑप्शन है, इट एक्सेलरेट्स अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देता है। इट लीड्स टू बेटर प्लानिंग फॉर अर्बनाइजेशन, इसे शहरीकरण के लिए बेहतर योजना बनती है। इट
इट स्ट्रेंथ्स अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर दबाव डालता है। या इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन अर्बनाइजेशन, इसका शहरीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर जो अधिक शहरी जनसंख्या है उसका जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास पर अगर हम प्रभाव देखें तो जो ये शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के जो विकास है उस पर दबाव डालता है। इट स्ट्रेंथ्स अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या अधिक बढ़ेगी और लोगों के पास जो रोजगार की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और जो रहने सहने के लिए आवास की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, शहरीकरण और जो बुनियादी ढांचा है उसके जो विकास है उस पर दबाव बढ़ता जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द लुईस मॉडल सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ कैन कंट्रीब्यूट टू, जो लुईस मॉडल है वह सुझाव देता है कि जनसंख्या वृद्धि में योगदान हो सकता है बैलेंस्ड रूरल अर्बन माइग्रेशन, संतुलित ग्रामीण शहरी प्रवासन, रिड्यूस्ड रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रामीण रोजगार के अवसरों में कमी, स्टेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, स्थिर कृषि उत्पादकता, या डिक्रीज्ड अर्बनाइजेशन शहरीकरण में कमी। तो जो लुईस मॉडल है वह सुझाव देता है कि जनसंख्या वृद्धि में जो योगदान है वह संतुलित ग्रामीण शहरी प्रवासन हो सकता है। ठीक है, बैलेंस्ड रूरल अर्बन माइग्रेशन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वह बैलेंस्ड रूरल अर्बन माइग्रेशन में कंट्रीब्यूट कर सकती है, या जो जनसंख्या वृद्धि है उसका संतुलित शहरी और ग्रामीण प्रवासन में योगदान हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन एन एजिंग पॉपुलेशन इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, की जो बढ़ती उम्र है उसकी जनसंख्या आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो इसमें ये तो पहले भी हो चुका है कि जो उम्रदराज जनसंख्या है वह अक्सर आर्थिक विकास को धीमा कर देती है। एजिंग पॉपुलेशन ऑफन स्लोज डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, which demographic transition stage is characterized by low birth rates and low death rates, कि किस जनसंख्या संक्रमण चरण की विशेषता है कि निम्न जन्म दर हो और निम्न मृत्यु दर हो, स्टेज 1, 2, 3 या 4। तो जो अगर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अगर कोई स्टेज देखे तो वह है स्टेज 3। इसमें जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण आर्थिक विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं। दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इनका आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दे ओपन लीड टू इंक्रीज्ड बर्थ रेट्स, वे अक्सर जन्म दर में वृद्धि का कारण बनते हैं। दे कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन कैपिटल, वे उत्पादकता और मानव पूंजी में सुधार कर सकते हैं। दे एक्सिलरेट अर्बनाइजेशन, में शहरीकरण को गति देते हैं। तो अगर हम परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण का जो आर्थिक विकास में योगदान देखें तो वे उत्पादकता और मानव पूंजी में सुधार कर सकते हैं। अगर हम परिवार नियोजन करते हैं और जनसंख्या नियंत्रण करते हैं तो उससे उत्पादकता और मानव पूंजी में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि अधिक जनसंख्या नहीं होगी तो संसाधनों का सही तरीके से आवंटन कर पाएंगे। दे कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन ऑन हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज, जो बढ़ती उम्र की जो आबादी है उसका स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट डिक्रीजेज डिमांड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, इससे स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कम हो जाती है। इट इंक्रीजेज द बर्डन ऑन हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज, इससे स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं पर बोझ बढ़ता है। इट लीड्स टू रिड्यूस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, इससे स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी खर्च कम हो जाता है। या इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर बढ़ती उम्र की आबादी का जो स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं पर प्रभाव देखें तो इससे है जो स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाएं हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र की आबादी से आशय है कि जो देश है उसमें जो बुजुर्गों की संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है, तो उससे स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और सामाजिक सेवाओं पर बोझ बढ़ता है। इट इंक्रीजेज द बर्डन ऑन हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक सेक्टर बेनिफिट्स फ्रॉम एन इंक्रीज्ड कंज्यूमर बेस ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो जनसंख्या वृद्धि है उसके कारण बढ़े हुए उपभोक्ता आधार से किस आर्थिक क्षेत्र को लाभ होता है। एग्रीकल्चर, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, सर्विसेज सेवाएं, या गैर लाभकारी संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
तो जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर जो बढ़ा हुआ उपभोक्ता आधार है उसके कारण जो सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र है उसको लाभ होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज एन एजिंग पॉपुलेशन अफेक्ट द पेंशन सिस्टम एंड सोशल सिक्योरिटी। तो जो बढ़ती उम्र की आबादी है उससे जो पेंशन प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है। तो इट डिक्रीजेज द नीड फॉर पेंशन सिस्टम, इससे पेंशन प्रणाली की आवश्यकता कम हो जाती है। इट इंक्रीजेज द बर्डन ऑन पेंशन सिस्टम एंड सोशल सिक्योरिटी, इससे पेंशन प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा पर बोझ बढ़ता है। इट लीड्स टू रिड्यूस्ड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर पेंशन, इससे पेंशन के लिए सरकारी समर्थन कम हो जाता है। या इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन पेंशन सिस्टम, इसका जो पेंशन प्रणाली है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है। तो अगर हम ये बढ़ती उम्र की आबादी का जो पेंशन प्रणाली है उसके ऊपर प्रभाव देखें तो इससे पेंशन प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा पर बोझ बढ़ता है, क्योंकि देश में अगर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो उससे पेंशन का बोझ भी बढ़ेगा और सामाजिक सुरक्षा का भी। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन एज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद, जो आर्थिक विकास है उसका स्वर्ण युग संबंधित है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धीमा आर्थिक विकास, ए लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड मॉडरेट पॉपुलेशन ग्रोथ, अधिक कामकाजी उम्र वाली आबादी और मध्यम जनसंख्या वृद्धि, हाई बर्थ रेट, उच्च जन्म दर। तो अगर आर्थिक विकास का स्वर्ण युग देखें तो वह बड़ी कामकाजी उम्र वाली आबादी और मध्यम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, क्योंकि जो अगर कामकाजी उम्र है उसकी जो आबादी अधिक होगी और जो जनसंख्या वृद्धि है वो मध्यम होगी, तो इससे जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी वृद्धि होगी और जो हमारे संसाधन है इनका पूरा उपयोग हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ओवर पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विसेज। जो अधिक जनसंख्या है उसका सामाजिक सेवाओं पर जो सरकारी खर्च है उसको कैसे प्रभावित करती है। इट डिक्रीजेज स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विसेज, इससे सामाजिक सेवाओं पर खर्च कम हो जाता है। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसका सरकारी खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट ऑफन इंक्रीजेज द नीड फॉर स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विसेज, इससे अक्सर सामाजिक सेवाओं पर खर्च की आवश्यकता बढ़ जाती है। या इट रिड्यूस्ड द नीड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, यह स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को कम करता है। जो अधिक जनसंख्या है उसका सामाजिक सेवाओं पर या जो सरकारी खर्च है उसके ऊपर प्रभाव देखें, अधिक जनसंख्या का सामाजिक सेवाओं और सरकारी खर्च के ऊपर प्रभाव देखें तो जो अधिक जो जनसंख्या है इससे जो सामाजिक सेवाओं पर खर्च की आवश्यकता बढ़ जाती है। इट ऑफन इंक्रीजेज द नीड फॉर स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विसेज, क्योंकि अगर हमारी जनसंख्या अधिक होगी तो जो हमारे सामाजिक कार्य हैं सामाजिक सेवाएं हैं इन पर सरकार को खर्च बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, which factor is often associated with an increased demand for education and skill development, कि कौन सा कारक अक्सर शिक्षा और कौशल विकास की बढ़ती मांग से जुड़ा होता है। एजिंग पॉपुलेशन, वृद्ध होती जनसंख्या, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, जन्म दर में गिरावट, ओवर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या, या डिक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण में कमी। तो अगर शिक्षा और कौशल विकास की बढ़ती हुई मांग से जुड़ा हुआ अगर कोई कारक देखे तो वह है अत्यधिक जनसंख्या की ओवर पॉपुलेशन है उसकी वजह से शिक्षा और कौशल विकास की मांग में वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी लोगों की जो शिक्षा है उससे संबंधित आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी और देश में कौशल विकास करना पड़ेगा, अन्यथा बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। अतः जो कारक है जो शिक्षा और कौशल विकास की बढ़ती मांग से जुड़ा हुआ है वह है अत्यधिक जनसंख्या। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, what impact does an aging population have on innovation and technological advancement। ये जो बढ़ती उम्र की आबादी है उसका नवाचार और तकनीकी प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट एक्सिलरेट्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या नवाचार और तकनीकी प्रगति को गति देता है। इट हैज नो इम्पैक्ट, इसका नवाचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट ऑफन स्लोज डाउन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यह अक्सर नवाचार और तकनीकी प्रगति को धीमा कर देता है। इट लीड्स टू ए डिक्रीज इन द वर्कफोर्स, इससे कार्यबल में कमी आती है। तो अगर बढ़ती उम्र जो उम्र है उसका आबादी और नवाचार या तकनीकी प्रगति पर प्रभाव देखें तो यह
है यह अक्सर नवाचार और तकनीकी प्रगति को धीमा कर देता है। इट ऑफन स्लोज डाउन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि अगर हमारी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो हमें जो नवाचार और टेक्नोलॉजिकल एडवांस के बारे में सोचने से पहले जो जनसंख्या है इसकी जो तीव्र आधारभूत आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करना पड़ेगा, जिससे नवाचार और तकनीकी प्रगति में धीमी होगी या कमी आएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज इंडिया एट प्रेजेंट। इन विच फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज इंडिया एट प्रेजेंट, कि भारत वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट के किस चरण में है, फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो जो भारत है यह वर्तमान में जो जनसंख्या चरण है इसके जो फेज सेकंड है उसमें है। ठीक है, फेज 2 में। ठीक है, जिसमें तीव्र गति से है वो जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What is the role of entrepreneurship in relationship of population growth and economic development, की जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के संबंध में उद्यमिता की क्या भूमिका है। एंटरप्रेन्योरशिप एक्सिलरेट्स पॉपुलेशन ग्रोथ, उद्यमिता जनसंख्या वृद्धि को तेज करती है। एंटरप्रेन्योरशिप लीड्स टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, उद्यमिता से आर्थिक विकास में कमी आती है। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफन लीड्स टू इनोवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उद्यमिता अक्सर नवाचार और आर्थिक विकास की ओर ले जाती है। या एंटरप्रेन्योरशिप हैज नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, उद्यमिता का आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के संबंध में अगर हम उद्यमिता की भूमिका देखें तो उद्यमिता है जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अक्सर नवाचार और आर्थिक विकास की ओर ले जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप ओपन लीड्स टू इनोवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ए यंग पॉपुलेशन इम्पैक्ट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो युवा आबादी श्रम बल है वह भागीदारी दर को कैसे प्रभावित करता है। इट डिक्रीजेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इससे श्रम बल की भागीदारी कम हो जाती है। इट लीड्स टू इंक्रीज्ड रिटायरमेंट रेट्स, इससे सेवानिवृत्ति दरों में वृद्धि होती है। इट ऑफन इंक्रीजेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यह अक्सर श्रम दल की भागीदारी को बढ़ाता है। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द लेबर फोर्स, इसका श्रम शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो युवा आबादी श्रम बल है वह भागीदारी को प्रभावित करता है। कैसे, कि इससे जो श्रम बल है उसकी जो भागीदारी है उसको बढ़ावा मिलता है। इट ऑफन इंक्रीजेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिक्लाइनिंग बर्थ रेट बट स्टिल हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, की जो किस जनसांख्यिकीय संक्रमण चरण की विशेषता है कि जो जन्म दर में गिरावट लेकिन फिर भी उच्च जनसंख्या वृद्धि। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड या स्टेज थर्ड। तो जो स्टेज थर्ड होता है, चरण 3 होता है, जो चरण 3 होता है उसकी विशेषता होती है कि जो जन्म दर है उसमें गिरावट लेकिन फिर भी उच्च जनसंख्या वृद्धि बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What impact does population growth have on natural resources consumption, कि जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधन उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू डिक्रीज्ड रिसोर्स कंजम्पशन, कि जो जनसंख्या वृद्धि है उससे संसाधन खपत में कमी आती है। इट एक्सेलरेट्स रिसोर्स कंजम्पशन, यह संसाधन खपत को तेज करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज नो इम्पैक्ट ऑन रिसोर्स कंजम्पशन, जनसंख्या वृद्धि का संसाधन उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट लीड्स टू सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, यह स्थायी संसाधन प्रबंधन की ओर ले जाता है। तो अगर जनसंख्या वृद्धि का जो प्राकृतिक संसाधन उपभोग है उसके ऊपर प्रभाव देखें तो यह जो संसाधन खपत है उसको तेज करता है। इट एक्सेलरेट्स रिसोर्स कंजम्पशन, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी जो प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा या उसकी खपत तेज हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उनका प्राथमिक लक्ष्य क्या है। टू एनकरेज लार्ज फैमिलीज, बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करना। टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर इमिग्रेशन, अप्रवासन के लिए जो प्रोत्साहन है वो प्रदान करना। टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एंड स्मॉलर फैमिलीज, जिम्मेदार पितृत्व और छोटे परिवारों को बढ़ावा देना। या टू डिस्करेज एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को हतोत्साहित करना। तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उनका जो प्राथमिक लक्ष्य है वह जिम्मेदार पितृत्व और छोटे परिवारों को बढ़ावा देना है। टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एंड स्मॉलर फैमिलीज। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज ऑफन प्रमोटेड बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, की परिवार नियोजन कार्यक्रमों द्वारा अक्सर किस गर्भ निरोधक विधि को बढ़ावा दिया जाता है। स्टरलाइजेशन, बंध्याकरण,
ट्रेडिशनल मेडिसिन, पारंपरिक दवाएं, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम या चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसके द्वारा जो स्टरलाइजेशन या बंध्याकरण, जिसे नसबंदी भी बोलते हैं, उस गर्भ निरोधक विधि को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ? की जो जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रित करने में शिक्षा क्या भूमिका निभाती है? तो एजुकेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। शिक्षा का जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एजुकेशन प्रमोट्स लार्जर फैमिली। शिक्षा बड़े परिवारों को बढ़ावा देती है। एजुकेशन ऑफन लीड्स टू एजुकेशन ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिली। शिक्षा के कारण अक्सर परिवार छोटे होते हैं। या एजुकेशन ओनली अफेक्ट्स अर्बन पॉपुलेशन। शिक्षा केवल शहरी आबादी को प्रभावित करता है। तो जनसंख्या वृद्धि को अगर नियंत्रित करने में शिक्षा की भूमिका देखें तो जो शिक्षा है उसके कारण जो अक्सर परिवार है वो छोटे हो जाते हैं। एजुकेशन ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज। तो जैसे जैसे कोई भी देश है वो शिक्षित होता जाता है उसमें जो छोटे परिवारों की संख्या बढ़ती जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ? किस सरकारी नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करना है? वन चाइल्ड नीति, एक बच्चे की नीति, टू चाइल्ड पॉलिसी, दो बच्चों की नीति, या पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, जनसंख्या नियंत्रण नीति? तो अगर जनसंख्या वृद्धि है उसको कम करने के लिए और जो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल है और शिक्षा प्रदान करने के लिए अगर कोई नीति अपनाई जाती है तो वह है जनसंख्या नियंत्रण नीति, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, क्योंकि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल मिलेगा और अच्छी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज वुमेन्स एम्पावरमेंट कंट्रीब्यूट टू कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ? महिला सशक्तिकरण है वह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में कैसे योगदान देता है? इट एनकरेज अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। यह शीघ्र विवाह और बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करता है। इट डिस्करेज वुमेन फ्रॉम परसुइंग एजुकेशन एंड कैरियर्स। यह महिलाओं को शिक्षा और कैरियर बनाने से हतोत्साहित करता है। इट प्रमोट्स फैमिली प्लानिंग एंड डिलेड चाइल्ड बर्थ। यह परिवार नियोजन और विलंबित प्रसव को बढ़ावा देता है। इट लीड्स टू हायर फर्टिलिटी रेट्स। इससे प्रजनन दर में वृद्धि होती है। तो अगर महिला सशक्तिकरण का जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में अगर योगदान को देखें तो जो महिला सशक्तिकरण होने से परिवार नियोजन जो महिला सशक्तिकरण होने से जो परिवार नियोजन है और विलंबित प्रसव है इसको बढ़ावा मिलता है। इट प्रमोट्स फैमिली प्लानिंग एंड डिलेड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज ऑफन एसोसिएटेड विद लोअर बर्थ रेट्स? की जो कौन सा कारक है अक्सर निम्न जन्म दर से जुड़ा होता है? लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उच्च शिशु मृत्यु दर, अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, जल्दी शादी और बच्चे पैदा करना, या फिर लिमिटेड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गर्भ निरोधकों तक सीमित पहुंच। तो अगर निम्न जन्म दर से जुड़ा हुआ कोई कारक है तो वो है गर्भ निरोधकों तक सीमित पहुंच, लिमिटेड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, what impact does access to healthcare have on population growth? कि what impact does access to healthcare have on population growth? स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो स्वास्थ्य देखभाल है उस तक पहुंच का जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर लीड्स टू हायर बर्थ रेट्स। जो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल है उससे जन्म दर में वृद्धि होती है। एक्सेस टू हेल्थ केयर हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। जो स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच है उसका जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेटर हेल्थ केयर ऑफन लीड्स टू लोअर बर्थ रेट्स। जो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल है उससे अक्सर जन्म दर में कमी हो जाती है। हेल्थ केयर ओनली अफेक्ट्स डेथ रेट्स। जो स्वास्थ्य है वह केवल मृत्यु दर को प्रभावित करती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य देखभाल तक जो पहुंच है उसका जनसंख्या वृद्धि पर अगर हम प्रभाव देखें तो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल से अक्सर जन्म दर कम हो जाती है। बेटर हेल्थ केयर ओपन लीड्स टू लोअर बर्थ रेट्स। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइनिंग बर्थ एंड डेथ रेट्स? कि जो कौन सा जनसांख्यिकीय चरण है या कौन सा जनसांख्यिकीय संक्रमण चरण है जिससे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट होती है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4?
तो जो जनसांख्यिकीय संक्रमण का जो स्टेज 3 या चरण 3 है, उससे जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम प्रमोट्स वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन एज ए फैमिली प्लानिंग मेथड, कि जो कौन सा सरकारी कार्यक्रम है जो परिवार नियोजन पद्धति के रूप में स्वैच्छिक नसबंदी को बढ़ावा देता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम है वह परिवार नियोजन पद्धति के रूप में स्वैच्छिक नसबंदी या बंध्याकरण को बढ़ावा देता है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन इंक्रीज्ड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन हेल्थ कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जो गर्भ निरोधक तक पहुंच है उसको बढ़ाने में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने में कैसे मदद मिल सकती है? तो जो गर्भ निरोधक तक पहुंच है उसको बढ़ाने से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में कैसे मदद मिल सकती है? इट लीड्स टू हायर बर्थ रेट, इससे जन्म दर में वृद्धि होती है। इट एनकरेज लार्जर फैमिलीज, यह बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करता है। इट इनेबल्स फैमिली प्लानिंग एंड स्मॉलर फैमिलीज, यह परिवार नियोजन और छोटे परिवारों को सक्षम बनाता है। इट रिड्यूसेस एक्सेस टू एजुकेशन, यह शिक्षा तक पहुंच को कम करता है। तो जो गर्भ निरोधक है उस तक पहुंच बढ़ाने से जो जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रण करने में मदद मिलती है, कि यह परिवार नियोजन और छोटे परिवारों को सक्षम बनाता है। इट इनेबल्स फैमिली प्लानिंग एंड स्मॉलर फैमिलीज। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, What role can religious leaders and community influencers play in population control, कि जनसंख्या नियंत्रण में धार्मिक नेता और समुदाय को प्रभावित करने वाले जो लोग हैं वो क्या भूमिका निभा सकते हैं? दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। दे कैन एनकरेज लार्जर फैमिलीज, वे बड़े परिवारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दे कैन प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, वे परिवार नियोजन और जिम्मेदार पितृत्व को बढ़ावा दे सकते हैं। या दे ओनली फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वे केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण में अगर धार्मिक नेता या जो समुदाय को प्रभावित करने वाले लोग हैं उनकी अगर भूमिका देखें तो वे परिवार नियोजन और जिम्मेदार पितृत्व को बढ़ावा दे सकते हैं। दे कैन प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, की निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की विधि नहीं है? इम्प्रूविंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य देखभाल के जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार। प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग एजुकेशन, परिवार नियोजन शिक्षा प्रदान करना। एनकरेजिंग चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को प्रोत्साहित करना। या ऑफरिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर स्मॉलर फैमिलीज, छोटे परिवारों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन की पेशकश करना। तो अगर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की अगर निम्न में से विधि देखें तो वह है बाल श्रम को प्रोत्साहित करना, क्योंकि बाल श्रम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है। जो स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार करने से भी जनसंख्या नियंत्रित होगी। ठीक है, परिवार नियोजन की शिक्षा से भी जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित होगी और छोटे परिवार है उनको आर्थिक प्रोत्साहन की पेशकश करने से भी जो जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन कंट्रोल, जो सरकारी प्रोत्साहन है वो जनसंख्या नियंत्रण में कैसे योगदान दे सकते हैं? बाय प्रमोटिंग लार्जर फैमिलीज, बड़े परिवारों को बढ़ावा देकर। बाय डिस्करेजिंग वुमेन्स एजुकेशन, महिला शिक्षा को हतोत्साहित करके। बाय प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स फॉर स्मॉलर फैमिली, छोटे परिवारों के लिए लाभ प्रदान करके। या बाय फोकसिंग सोलली ऑन अर्बन पॉपुलेशन, केवल शहरी आबादी पर ध्यान केंद्रित करके। तो अगर सरकारी प्रोत्साहन का जो जनसंख्या नियंत्रण है उसमें योगदान देखें तो वे छोटे परिवारों को लाभ प्रदान करके जो जनसंख्या नियंत्रण है उसमें योगदान दे सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स फॉर स्मॉलर फैमिलीज। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द टू चाइल्ड पॉलिसी एम्स टू, जो दो बच्चों की नीति है उसका उद्देश्य है एनकरेज फैमिलीज टू हैव मोर देन टू चाइल्ड्स, जो परिवार है उनको दो से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करें। लिमिट फैमिलीज टू टू चिल्ड्रन, परिवारों को दो बच्चों तक सीमित रखें। प्रमोट एडॉप्शन ऑफ टू चिल्ड्रन पर फैमिली, प्रति परिवार दो बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा देना। या प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर लार्ज फैमिलीज, बड़े परिवारों के लिए लाभ प्रदान करें। तो जो दो बच्चों की नीति है उसका उद्देश्य है कि जो परिवार है उनको दो बच्चों तक सीमित रखें, परिवारों को दो बच्चों तक सीमित रखें। या लिमिट फैमिलीज टू टू चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन इम्प्रूविंग वुमेन्स एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन कंट्रोल, महिला शिक्षा में सुधार जनसंख्या नियंत्रण में कैसे योगदान दे सकता है?
इट एनकरेज अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग या शीघ्र विवाह और बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करता है। इट लीड्स टू हायर फर्टिलिटी रेट, इससे प्रजनन दर में वृद्धि होती है। इट प्रमोट्स फैमिली प्लानिंग एंड डिलेड चाइल्ड बर्थ या परिवार नियोजन और विलंबित प्रसव को बढ़ावा देता है। या इट रिड्यूसेस एक्सेस टू हेल्थ केयर, यह स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को कम करता है। तो जो महिला शिक्षा है इसमें सुधार अगर होता है तो उससे जनसंख्या नियंत्रण में योगदान मिलता है, कि इससे जो परिवार नियोजन है और जो विलंबित प्रसव है इसको बढ़ावा मिलता है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो यह परिवार नियोजन और विलंबित प्रसव को बढ़ावा देता है। इट प्रमोट्स फैमिली प्लानिंग एंड डिलेड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड्स, कि परिवार नियोजन विधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने से कौन सा कारक प्रभावित हो सकता है। इंक्रीज्ड बर्थ रेट्स, जन्म दर में वृद्धि, जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता, रिड्यूस्ड डिमांड फॉर एजुकेशन, शिक्षा की मांग में कमी, या लोअर फर्टिलिटी रेट्स, कम प्रजनन दर। तो जो परिवार नियोजन विधि है उनके बारे में जागरूकता करने से जो कम प्रजनन दर है, जो लोअर फर्टिलिटी रेट है, उसको प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वट रोल कैन मीडिया एंड पब्लिक कैंपेन्स प्ले इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जो जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रित करने में मीडिया और सार्वजनिक अभियान क्या भूमिका निभा सकते हैं। दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इनका जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दे कैन प्रमोट अर्ली मैरिज, वे शीघ्र विवाह को बढ़ावा दे सकते हैं। दे कैन रेज अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, वे परिवार नियोजन और जिम्मेदार पितृत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। या दे ओनली टारगेट स्पेसिफिक एज ग्रुप्स, वे केवल विशिष्ट आयु समूहों को लक्षित करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में मीडिया और सार्वजनिक जो अभियान है उनकी जो अगर भूमिका देखें तो वे परिवार नियोजन और जिम्मेदार पितृत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। दे कैन रेज अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जो आर्थिक विकास है वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में कैसे योगदान दे सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू हायर बर्थ रेट्स, जो आर्थिक विकास है उससे जन्म दर में वृद्धि होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्करेज फैमिली प्लानिंग, आर्थिक विकास है उससे परिवार नियोजन है वो हतोत्साहित होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज, आर्थिक विकास अक्सर छोटे परिवारों की ओर ले जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हम आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में योगदान देखें तो जो आर्थिक विकास है वह अक्सर छोटे परिवारों की ओर ले जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज, हम देखेंगे कि हमारे आसपास जितने भी आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं उनका परिवार हमेशा छोटा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, Which type of contraceptive methods can be provided through government health centers, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधियां उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन, पारंपरिक औषधियां, कंडम्स, पिल्स एंड आईयूडीज, कंडोम, गोलियां और आईयूडी, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम या बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके माध्यम से जो कंडोम्स, गोलियां और आईयूडी, कंडोम, पिल्स एंड आईयूडीज हैं वो उपलब्ध करवाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन प्रमोटिंग डिलेड मैरिज हेल्प कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जो विलंबित विवाह है उसको बढ़ावा देने से जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रित करने में कैसे मदद मिल सकती है। डिलेड मैरिज एनकरेज अर्ली चाइल्ड बियरिंग, जो देर से शादी है वह जल्दी बच्चा पैदा करने को बढ़ावा देती है। डिलेड मैरिज हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, देर से शादी करने से जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज, विलंबित विवाह है वह अक्सर छोटे परिवार को बढ़ावा देता है, या विलंबित विवाह को बढ़ावा देने से अक्सर परिवार छोटे हो जाते हैं। या डिलेड मैरिज लीड्स टू हायर फर्टिलिटी रेट, जो देर से शादी करने से प्रजनन दर बढ़ जाती है। तो जो विलंबित विवाह है उसको बढ़ावा देने से जो जनसंख्या वृद्धि है, या जो विलंबित विवाह है उसको बढ़ावा देने से जो परिवार है अक्सर छोटे हो जाते हैं। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बर्थ्स, परिवार नियोजन के किस पहलू का उद्देश्य जो जन्म है उसकी संख्या को कम करना है। एनकरेजिंग अर्ली मैरिज, शीघ्र विवाह को प्रोत्साहित करना। डिलेइंग एजुकेशन, शिक्षा में देरी करना।
प्रमोटिंग कंट्रासेप्शन यूज, गर्भ निरोधक उपयोग को बढ़ावा देना, या डिस्करेजिंग हेल्थ केयर एक्सेस, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को हतोत्साहित करना। तो जो परिवार नियोजन का जो पहलू है, गर्भ निरोधक उपयोग को बढ़ावा देना, गर्भ निरोधक उपयोग को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य जन्मों की संख्या को कम करना है। प्रमोटिंग कंट्रासेप्शन यूज एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डज रेजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, जो विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाने से जनसंख्या नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट एनकरेज अर्ली मैरिज, या शीघ्र विवाह को प्रोत्साहित करता है। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज, इससे अक्सर परिवार छोटे बनते हैं। इट लीड्स टू हायर फर्टिलिटी रेट, इससे प्रजनन दर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अगर जो विवाह है उसकी जो कानूनी उम्र बढ़ा देते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पर यह प्रभाव पड़ता है कि इससे परिवार छोटे बनते हैं। इट ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज। व्हाट रोल कैन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्ले इन पॉपुलेशन कंट्रोल, को जनसंख्या नियंत्रण है उसमें एनजीओ या गैर सरकारी संगठन क्या भूमिका निभा सकते हैं। एनजीओ कैन प्रमोट लार्जर फैमिलीज, गैर सरकारी संगठन बड़े परिवारों को बढ़ावा दे सकते हैं। एनजीओ कैन प्रोवाइड चाइल्ड लेबर अपॉर्चुनिटीज, गैर सरकारी संगठन बाल श्रम के अवसर प्रदान कर सकते हैं। एनजीओज कैन रेज अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज, जो गैर सरकारी संगठन है वो परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और संसाधन प्रदान कर सकते हैं। एनजीओज ओनली फोकस ऑन अर्बन पॉपुलेशन, जो एनजीओ हैं वे केवल शहरी आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण है उसमें एनजीओ की अगर भूमिका देखें तो जो एनजीओ हैं वे परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और संसाधन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, एनजीओज कैन रेज अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन प्रोवाइडिंग मैटरनिटी हाउ कैन प्रोवाइडिंग मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन कंट्रोल, जो मातृत्व अवकाश है उसका लाभ प्रदान करना जनसंख्या नियंत्रण में कैसे योगदान दे सकता है। मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स एनकरेज अर्ली मैरिज, मातृत्व अवकाश के लाभ शीघ्र विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, मातृत्व अवकाश के जो लाभ हैं उनका जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोवाइडिंग मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स ऑफन लीड्स टू डिलेड चाइल्ड बर्थ, मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान करने से अक्सर बच्चे के जन्म में देरी होती है। या मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स लीड टू हायर फर्टिलिटी रेट्स, मातृत्व अवकाश के लाभ से प्रजनन दर में वृद्धि होती है। तो मातृत्व अवकाश है उसका लाभ प्रदान करना जनसंख्या नियंत्रण में जो योगदान है वह यह है कि मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान करने से अक्सर बच्चे के जन्म में देरी होती है। प्रोवाइडिंग मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स ऑफन लीड्स टू डिलेड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी, कौन सी सरकारी पहल लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता पर केंद्रित है। वन चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चे की नीति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो जो पहल जो लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता पर केंद्रित है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यह लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता पर केंद्रित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन इम्प्रूविंग वुमेन्स एक्सेस टू हेल्थ केयर कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन कंट्रोल, महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार जनसंख्या नियंत्रण में कैसे योगदान दे सकता है। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस लीड्स टू हायर बर्थ रेट्स, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच से जन्म दर में वृद्धि होती है। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस डिस्करेज फैमिली प्लानिंग, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच परिवार नियोजन को हतोत्साहित करती है। बेटर हेल्थ केयर एक्सेस ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच अक्सर छोटे परिवारों की ओर ले जाती है। हेल्थ केयर एक्सेस हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच का जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में अगर सुधार होता है तो उससे जनसंख्या नियंत्रण में जो कैसे योगदान मिल सकता है इसके बारे में देखें तो जो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच है वह अक्सर छोटे परिवारों की ओर ले जाती है। जो बेटर हेल्थ केयर एक्सेस ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डज प्रमोटिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन what impact does promoting women's participation in the workforce have
ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल की जो कार्यबल में है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने से जनसंख्या नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट ऑफन लीड्स टू लार्जर फैमिलीज, यह अक्सर बड़े परिवारों की ओर ले जाता है। प्रमोटिंग वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफन लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज, महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देने से अक्सर छोटे परिवार बनते हैं। ये वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स हैज नो कनेक्शन टू पॉपुलेशन ग्रोथ, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का जनसंख्या वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। तो कार्यबल में अगर महिलाओं की भागीदारी है उसको बढ़ावा देते हैं, कार्यबल में अगर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं तो उससे अक्सर छोटे परिवार बनते हैं। प्रमोटिंग वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफर लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज। ठीक है, थैंक यू।